नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, ये राजनीतिक दल जो है जब से अंग्रेज गए हैं, यानी राजनीतिक दल नहीं है, भारतीय ताकत दल तो अपने आवाम से कह रहा है कि राजनीतिक दल तो है ही नहीं सर। ये हमारे समाज की विखंडनकारी ताकतें हैं जो कि वोट सत्ता के लिए हमारे भारतीय समाज को विघटित करके, विखंडित करके, खंडित करके, तोड़ करके जो है वोट सत्ता जो है हासिल करने की निरंतर अनवरत साजिश कर रही है। लेकिन ये पहचान हमारी आवाम को अच्छी तरह से होना चाहिए। ये राजनीतिक पार्टियां नहीं हैं। राजनीतिक पार्टियों का इन्होंने आवरण या मुखौटा ओढ़ लिया, लेकिन यह हमारे समाज की विघटनकारी ताकतें हैं जो कि हमारे भारतीय समाज को जो हमारे भारतीय समाज की जो सबसे घातक बुराई है, जातिवाद है, संप्रदायवाद है या सांप्रदायिकता है, भाषावाद है, प्रांतवाद है, क्षेत्रवाद है, समूहवाद है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षावाद है और एक तो है व्यक्तिगत स्वार्थ। इस सब का जो मैंने इन सब खतरनाक अस्त्रों से, हथियारों से हमारे भारतीय समाज को तोड़ने में, और अब तो ऐसी भी शक्तियां हैं जो इस मुल्क के खिलाफ, भारत के खिलाफ गद्दारी भी कर रही हैं। अब नहीं बल्कि बहुत पहले से है, कोई आज की बात नहीं है। इस मुल्क के साथ गद्दारी करने वाली भी शक्तियां हैं। उसमें ये वाम दल और ये कांग्रेस या जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कॉकस। तो अब उसके आधार पर ये नफरत भी से फैलाती हैं समाज में, जात के आधार पर, समुदाय के आधार पर। जब नफरत जो है थोड़ा बिखरा रूप ले लेती है तो एक दूसरे के ऊपर जो है वो मरने की उनकी जो ये भी गतिविधि या ये भी साजिश सामने आने लगती है। एक दूसरे, हालांकि लिप्त सभी हैं, और उसका असर ये होता है कि जो हमारे आस्था के केंद्र हैं उन पर भी आक्रमण करने से ये शक्तियां जो है बाज नहीं आती हैं। अब रामचरितमानस पर, कल को कुरान पर भी होगा, परसों जो है वो बाइबिल पर भी होगा, फिर जो गुरु ग्रंथ साहिब पर भी होगा। इस तरह से मैंने अपने भारतीय समाज में जो विघटित करने वाली ताकतें हैं वो कुछ भी कर सकती हैं। तो निदान ये है कि इस जातिवाद के जहर को खत्म करना होगा, संप्रदायवाद के जहर को खत्म करना होगा
और उसी प्रकार और भी जो जहरवाद है, माने प्रांतवाद, भाषावाद और समूहवाद, क्षेत्रवाद, इस सब के जहर को खत्म करना होगा। इसको समाप्त करने के लिए या इसके अस्तित्व को नकारने के लिए हमारे संविधान का आदेश है और प्रस्तावना के जरिए ये ताकतें इतनी दुष्ट हैं जो कि राजनीतिक दलों के वेश में हैं, इस संविधान का नाम भी लेती हैं, लेकिन संविधान के आदर्शों के विरुद्ध हर वक्त आचरण करती हैं। और इसमें जो घी का काम, इस आग में जो घी डाले का काम जो होता है, ये पांथिक ठेकेदार कोई धर्मगुरु चले आते हैं हिंदू सनातन से, तो कोई मौलवी और मुल्ला चले आते हैं, और भी होंगे जो कि इस आग में घी का काम करते हैं। भारतीय जनता दल स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता है कि भारतीयता के भाव को आगे बढ़ाइए। जब इस भाव को आगे बढ़ाया जाए कि हम सिर्फ भारतीय हैं, तो हम किस जात के हैं और किस संप्रदाय के हैं, किस भाषा के हैं, किस प्रांत के हैं, ये सारी बातें, सारे अस्तित्व जो है वो समाप्त हो गए। हम सभी भारतीय हैं, लेकिन ये सब ये बिगड़ने का ताकतें यानी इस पहचान को आने नहीं देती हैं। इसीलिए भारतीय जनता दल बराबर ये कहता है कि इन विघटनकारी ताकतों को पहचानिए और इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। अच्छा, वीडियो में जो व्यूवरशिप है, इसको भी मैंने लगता है कि एक साजिशन प्रभावित किया जाता है और इतना न्यून रखा जाता है, लगता है कि इसमें भी खुराफात है, या सरकारी खुराफात है, या और दलों की खुराफात है कि इसकी जो व्यूवरशिप है उसको भी गलत सलत दिखाने की कोशिश होती, साजिशन। तो कोई बात नहीं है, वो कुछ भी दिखाएं, लेकिन आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। और भारतीय जनता दल सिर्फ यूट्यूब पर ही आधारित नहीं रहेगा। बहुत ही जल्द, हालांकि बहुत पहले से कह रहा है, आप लोगों के बीच में संगठन बनाकर आएगा और 2024 का जो आम चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, उसमें सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करके जो है पूरी ताकत के साथ ये उतरेगा। अब आप और सारा जो दारोमदार है वो हमारे सभी भारतीय भाई बहनों के ऊपर है, कि भारतीयता के माहौल के आधार पर, भारतीयता की एकता के आधार पर इन सारी विघटनकारी ताकतों को, या हमारे शहीद आजम भगत सिंह के अल्फाजों में कि ये काले अंग्रेजों को शिकस्त देना है। ये आपके कंधों पर है। भारतीय अवाम ताकत दल तो इनके वक्तव्यों से और इनके सिपा सालारों के वक्तव्यों से, इनके प्रवक्ताओं के वक्तव्यों से, इनके पार्टी के नेताओं के वक्तव्यों से, इन दलों के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और मीडिया किस तरह से बात करती है अपनी पब्लिक में, उससे इनकी कितनी घातक इनकी मैंने देश के प्रति, हमारे भारतीय समाज के प्रति कितनी घातक इनकी विचारधारा है, इनकी सोच है, इनकी मानसिकता है, उससे भारतीय जनता दल अवगत करा रहा है। तो ये भारतीय जनता दल बराबर ये कहता है कि अपने दिमाग में सारी बातों को छोड़ करके दो चार बातें आप विकसित करिए। एक तो देश सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है, सर्वोच्च है हमारा मुल्क भारतवर्ष, और उसके बाद जो सर्वोच्चता जो है हमारे भारतीय भाई बहनों की, यानी हमारे आवाम की है, और उसके बाद हमारे
भारतीय संविधान की है, और उसके बाद सर्वोच्चता जो है हमारे साझी सोच की है, यानी कंपोजिट थिंकिंग, और जिसके तहत आता है कंपोजिट थिंकिंग के साथ साथ कंपोजिट ये कल्चर, कंपोजिट हेरिटेज और कंपोजिट हिस्ट्री, माने साझी सोच और साझी समझ, माने कंपोजिट अंडरस्टैंडिंग भी। ये इसके महत्व की बात है। ये विघटनकारी ताकतें इस आचरण के विरुद्ध हमेशा और अपने को राष्ट्रवादी कही जाने वाली, कहने वाली पार्टियां जो है राष्ट्र के ही विरुद्ध, भारतीय समाज के ही विरुद्ध, भारतीय समाज को विखंडित करने वाली ही कृति जो है बार बार कर रहे हैं। और इसमें जब जिक्र आएगा तो सबसे पहले जिक्र आएगा इस बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी, जो कि अपने को राष्ट्रवादी कहती है और अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवादी का भी दम भरती है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी यदि ये भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो दावा करती है, दम भरती है, उसको हमारे समाज में जो कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का या हमारी संस्कृति का जो ये मूल में जो जड़ में है नारी सम्मान, ये इस एक छद्म सांस्कृतिक राष्ट्रवादी बीजेपी की आंख पर पट्टी, मैंने सब पट्टी बांधे हुए हैं, उनको दिखता नहीं है कि हमारे नारी की सम्मान की धज्जियां उड़ाने वाली गतिविधि किस प्रकार से हमारे देश में निर्बाध रूप से चल रही है। और खास करके नग्नता, फूहड़पन, यानी न्यूडिटी, वल्गरिटी, और इसके जो माने इस प्रकार से जो गिरोह है वो भी भारतीय जनता पार्टी को दिखता नहीं है। बॉलीवुड का जो गिरोह है, बॉलीवुड की दुनिया है, यह नग्नता, फूहड़पन, यानी वल्गरिटी, न्यूडिटी, ऑब्ससेनिटी पर ही आधारित है। और बीजेपी वालों का एक शब्द नहीं निकलता है, मीडिया वालों की घिघी बंद रहती है। तो बॉलीवुड, और दूसरा है टेलीविजन में जो आता है नग्नता, दूसरा ग्लैमर की दुनिया और विज्ञापन की दुनिया। इसमें यही जो भारतीय समाज का या हमारे भारतीय समाज का जो उसका सांस्कृतिक जो पक्ष है, उसका कचरा, उसका गार्बेज, उसका सीवेज, उसका सस्पेक्ट, नग्नता और फूहड़पन और अश्लीलता, यानी न्यूडिटी या न्यूडनेस, वल्गरिटी, ऑब्ससेनिटी, जिसका एक साम्राज्य है, ग्लैमर की दुनिया, विज्ञापन की दुनिया, टेलीविजन की दुनिया और बॉलीवुड की दुनिया। इस पर बीजेपी वालों का, सांस्कृतिक राष्ट्रवादियों का की घिघी बंद रहती है और अपने को कहते हैं ये राष्ट्रवादी। और खास करके इनकी सरकार है और एक जो सूचना प्रसारण मंत्रालय भी है, इन सबको देखने के लिए वो बिल्कुल जो है वो धृतराष्ट्र की तरह आंख में पट्टी बांध करके बैठा हुआ है और कहते हैं अपने को सांस्कृतिक राष्ट्रवादी। और ऊपर से जो है क्रिश्चियन मिशनरियों के स्कूल
जहाँ की सिर्फ सिर्फ अंग्रेजी को ही प्राथमिकता दी जा रही है। इंग्लिश मीडियम के स्कूल अब गांव गांव में जा रहे हैं, जो कि हमारे देश की भाषा हिंदी और उर्दू है, उसको दरकिनार करके अंग्रेजी जो है वो बच्चों को सिखाने का जो जहर जो है वो डाल रहे हैं। और हमारे यही भारतीय भाई बहन बड़े शौक से अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। और जो है, और मैंने शुरुआती में जो बच्चा उनका एक दो साल का होता है तो किताब, बड़ी बड़ी किताब, महंगी किताब में सी माने कैट, बी माने बाल, ये सीख रहे हैं, न तो हिंदी न तो उर्दू। तो इस तरह का जहर जो है हमारे भारतीय भाई बहन ही उसमें शामिल है। उनको बस जब भी बात करिए तो दूसरे इस तरह के स्कूल हैं, हम क्या करें। लेकिन उनकी बात भी सत्य है। ये इस तरह के विद्यालय, इस बात है, सरकार की संरक्षण में चल रहे हैं, सरकार की नजर में नहीं है। यदि इस तरह का, जैसे मैंने बताया है कि विज्ञापन की दुनिया, ग्लैमर की दुनिया, टेलीविजन की दुनिया, बॉलीवुड की दुनिया, ये सरकार के संरक्षण में चल रहे हैं। कौन सी सरकार? सांस्कृतिक राष्ट्रवादी सरकार के। और इस तरह के जो विद्यालय है, जो प्राथमिक विद्यालय है, जो बच्चों के विद्यालय है, वो भी सरकार के संरक्षण में चल रहे हैं। राष्ट्रवादी बीजेपी जैसे राष्ट्रवादी सरकारों के संरक्षण में। तो ये हमारे देश की जड़ें किस प्रकार से ये काट रहे हैं बीजेपी वाले कटवा रहे हैं। ये यानी हमारे देश की सांस्कृतिक जड़ को किस तरह से कटवा रहे हैं, ये छद्म जो है राष्ट्रवादी बीजेपी वाले। मैं नहीं कहता कि ये बीजेपी अकेली है। बीजेपी अपने को सांस्कृतिक राष्ट्रवादी कहती है, इसलिए इसके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की असलियत को जाना जरूरी है। लेकिन इससे अधिक पोषक जो है, जो इस देश की दुश्मन जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, उसका तो कहना ही क्या। उसने तो शुरुआत की है इसकी। लेकिन इसमें जो सबसे प्रमुख बात है, भारतीय आम ताकत दल, इसके कम से कम 12 से 13 वीडियो भी जारी हुए हैं। यदि इन वीडियो को प्रसारित किया जाए, जन जन तक पहुंचाया जाए, उनमें जागृति आए, तो एक पक्ष है जो कि इस देश के लिए जरूरी है। और हमारे देश के जो बौद्धिक वर्ग की निष्क्रियता, और वो बौद्धिक वर्ग जो है जिसके विषय में हमारे स्वामी विवेकानंद और हमारे बाबा साहब ने इसकी स्थिति को, इसकी जो दयनीय स्थिति, दयनीय मतलब नहीं कि बहुत गरीब होंगे, दयनीय मतलब हमारे देश के लिए जो एक संपदा बन सकते थे, एसेट बन सकते थे, यानी कुछ बुराइयों को पाल करके हमारे देश की संपदा बनने के बजाय वो बोझ बन गए, लायबिलिटी बन गए ये बौद्धिक वर्ग, कुछ अपवादों को छोड़ करके। और हमने कई बार बौद्धिक वर्गों से मैंने बताया कि स्वामी विवेकानंद के ये विचार हैं। इन विचारों पर आप लोगों ने कभी मैंने कभी भी मंथन किया है, कभी भी जो है मल ओवर किया है? तो मैंने कई मौकों पर बौद्धिक वर्ग से ये कहा है कि ये जो तबका है, जो यहाँ आपका जो तबका है हमारे भारतीय समाज का, इसकी जो स्थिति के विषय में हमारे महान संत और दार्शनिक स्वामी विवेकानंद के विचारों को आपने कभी सुना है? हमारे बाबा साहब के विचारों को कभी सुना है? वो अब चूंकि कुछ इतने शातिर होते हैं बौद्धिक वर्ग में, वो एक जो है एक अनभिज्ञता, इग्नोरेंस को फेन करते हैं, यानी उसका एक दिखावा करते हैं कि उनको पता ही नहीं है। लेकिन मैंने जब उनको मैं आईना दिखाता हूँ स्वामी विवेकानंद के विचारों के द्वारा, और मैं कहता हूँ कि भाई उन्होंने 1890
के दशक में कहा था इसी बौद्धिक वर्ग के विषय में, और बौद्धिक वर्ग में जो खास करके जो सामंतशाही सोच के लोग हैं और जो सम्राटवादी दृष्टिकोण के हैं, जिसको इलाइट कहते हैं, हालांकि ये सब पता नहीं एलिट कहते हैं, जो अंग्रेज बोल गए वो उसी उच्चारण को जो है वो रट्टा मारना। तो मैं तो बराबर उसको इलाइट कहता हूँ, ELITE। तो सम्राटवादी दृष्टिकोण वालों के विषय में या बौद्धिक वर्ग के विषय में जो भारत के बौद्धिक वर्ग हैं, 1890 में ही हमारे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि the only hope is from the masses, the only hope is from the masses, the elite of this country is morally and physically dead। मैंने जब भी देश हित की बात है, भारतीय समाज के हित की बात है, आवाम के हित की बात है, तो उसमें समर्थन मासेज से मिलेगा। मासेज माने जो आम भारतीय भाई बहन है, जो गरीब भारतीय भाई बहन है, जो मजलूम भारतीय भाई बहन, यदि उनको समझाया जाए बहुत आराम से समझ भी जाएंगे और उससे सहमत भी हो जाएंगे और समर्थन भी मिलेगा। लेकिन जो ये बौद्धिक वर्ग है, कुछ ही अपवादों को छोड़कर वो इतना शातिर है कि वो नैतिक रूप से भी ऐसे भी मर चुका है। यह स्वामी विवेकानंद ने 1890 में कहा, और आज मैंने बिल्कुल जो है मैंने यथार्थ वो सामने दिख रहा है। और इसी को हमारे बाबा साहब ने भी इसकी पहचान की और हमारे देश को बताया। और जिस बाबा साहब को कुछ माने स्वार्थी और कट्टरवादी तत्व जो है उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो न तो उनको सम्मान देते हैं और घृणा भी पालते हैं मन में, और अंदर खाने में बोला करते हैं कि अरे ये अंबेडकर तो जो अपने देश के विद्वानों का आदर नहीं करता है और जो है अपनी परंपराओं का आदर नहीं करता है, हमारा देश तो विश्व गुरु है इत्यादि वगैरह है। ये सब बातें जो है मनगढ़ंत जो है, और मानना पड़ेगा कि इस यथार्थ को जो है पूरे कि जिन कट्टरवादी सामंतशाही सोच के और सम्राटवादी सोच के तत्वों ने हमारे हिंदू सनातन को बर्बाद किया और अपनी गलती को कभी माना नहीं, जातिवाद जो इन्हीं सबों ने शुरू किया, ऊंच नीच का भेदभाव जो है इन्हीं सबों ने शुरू किया, और हमारे समाज में जो है शूद्र बोल करके हजार साल तक एक तबके के साथ अन्याय किया, नाइंसाफी की, चोट दी, घाव दिया। आज उस गलती को न तब मानते थे न आज मान रहे हैं। और इन सबों ने हमारे हिंदू सनातन यानी इस पंथ को इतने बड़े आदर्श और इतने बड़े पुराने पंथ को तबाह किया। वही शक्तियां जो है आज भी जो है कुतर्कों के द्वारा उनके कुतर्क के नमूने आपको देखना है तो जो ये सुधांशु त्रिवेदी है इसके कुतर्क आप देख लीजिए। तो ये हिंदू सनातन हिंदू सनातन आस्था वाले जो हमारा जो तबका है उसका जो सामंतशाही सोच वाला, सम्राटवादी सोच वाला ये जो है तो उसी बुराई से ग्रसित जो है उसके तर्क उसकी बातें जो वो निकला करती हैं। और यही सोच वाले हमारे हिंदू सनातन को तबाह किया। इसलिए उसी से उब करके तीन पंथ तो उसी से निकले। सबसे पहले बौद्ध पंथ निकला, इसके बाद जैन पंथ निकला, इसके बाद सिख पंथ निकला। और ये सब अपनी गलती मानते नहीं है। तो उन्हीं में से कट्टरवादी सोच वाले जो है बाबा साहब को भी जो सम्मान उनको मिलना चाहिए वो सम्मान उनको मिलता नहीं है। तो आरोप लगाते हैं कि ये अंबेडकर जो है हमारे देश के विद्वानों का आदर नहीं करता है और उनको सम्मान नहीं देता है। हमारा देश तो विश्व गुरु है। विश्व गुरु तो है, हो ही सकता है,
लेकिन इन कट्टरवादी और सामंतशाही साम्राज्यवादी सोच वाले तत्वों के जिन्होंने हिंदू सनातन को तबाह किया है, उनके रहते कभी भी ये विश्व गुरु हो नहीं सकता। तो खैर, तो लेकिन बाबा साहब विषय जिस तरह की ये कट्टरवादी वाले सोच वाले जो बात फैलाए हुए हैं, उसके विपरीत क्या वास्तविकता है, इसको भी जानना जरूरी है। बाबा साहब ने हमारे देश के विद्वानों के विषय में, जो कि आज भी उनका कथन बिल्कुल सत्य साबित है, बाबा साहब ने यह कहा कि हमारे देश में वक्त के किसी भी मोड़ पर विद्वानों की कोई कमी नहीं रही है। ये बराबर देखिए, वो तस्दीक करते हैं इस बात को कि हमारे देश में वक्त के किसी भी मोड़ पर, माने जब से मानवता का विकास हुआ और मानव एक विकसित समाज में और सभ्य समाज में रहने लगा है, तब से तो भारत में वक्त के किसी भी मोड़ पर विद्वानों की कोई कमी नहीं रही है। लेकिन इन विद्वानों के साथ समस्या ये रही है, अब इसी लेकिन को समझने की जरूरत है, लेकिन इन विद्वानों के साथ समस्या ये रही है कि कुछ ही अपवादों को छोड़ करके ये जो जितना बड़ा विद्वान रहा है, बौद्धिक रूप से उतना ईमानदार नहीं रहा है। इस समस्या यानी बौद्धिक ईमानदारी का अभाव, यानी बौद्धिक बेईमानी। तो बौद्धिक बेईमानी इस समय जितना भी बौद्धिक वर्ग है, इसमें कौन है ये बौद्धिक वर्ग? आपका जो है ब्यूरोक्रेसी, यानी नौकरशाही, जिसमें कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई करके लोग जाते हैं, आईएएस, आईपीएस इत्यादि इत्यादि। तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो वही बौद्धिक वर्ग है जिसको कि बाबा साहब ने बताया है कि बौद्धिक बेईमानी का शिकार या बौद्धिक ईमानदारी का शिकार। और इसको यदि सरल शब्दों में समझना है कि बौद्धिक ईमानदारी है क्या। मान लीजिए एक गांव का आदमी है, वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, यानी वो उतना विद्वान नहीं है। तो यदि उसकी नीयत खराब होती है, मतलब यदि वो बौद्धिक रूप से बेईमान बनता है, तो अधिक से अधिक माने वो समाज का क्या नुकसान कर सकता है, इसको जरा समझिए। तो यदि उसकी नीयत खराब होती है, यानी बौद्धिक रूप से वो बेईमान बनता है, अधिक से अधिक वो एक गन्ना का पेड़ उखाड़ लेगा, या चने या मटर की का या फली तोड़ लेगा, या वो उखाड़ लेगा, इतना ही वो नुकसान करेगा वो। लेकिन ये बौद्धिक वर्ग जो रट्टा मार करके सिविल सर्विसेज जो है वो क्वालिफाई किया, आईएएस बन गया और सेक्रेटरी बन गया, कैबिनेट सेक्रेटरी बन गया, जब वो बौद्धिक रूप से बेईमान बनता है, जब उसकी नीयत खराब होती है, तो हमारे देश के संसाधनों पर अरबों खरबों का चाकू चलाता है। तो ये उसके बौद्धिक बेईमान बनने का दुष्परिणाम है। और इस समय का जो ब्यूरोक्रेसी है, तो बौद्धिक रूप मैंने कुछ ही अपवादों को छोड़कर, हम नहीं कहते सभी, लेकिन कुछ वो अपवाद बिल्कुल वो मिनिस्कुल हैं, यानी थोड़े से हैं, माइनॉरिटी ही नहीं बल्कि मिनिस्कुल। और इसके साथ और भी जो बुराइयां हैं, एक तो जो है सुविधा भोग, और सुविधा भोग है भोगी, और घटिया किस्म के व्यक्तिगत स्वार्थ के वो शिकार। और उनके इसलिए तरह तरह के लोगों ने उनके विषय में टिप्पणियां की हैं। अब कहाँ तक लागू है वो उनके विषय में कहा जाता है, ये ब्यूरोक्रेट के विषय में, कि भ्रष्ट और तिकड़मी
जो माने जो राजनीतिक दल जो जो सत्ता में रहता है, माने पॉलिटिकल बॉसेस के आगे जो है, पॉलिटिकल बॉस जब इनको झुकने को कहता है तो ये रेंगने लगते हैं। यानी अंग्रेजी में कहावत है कि when they are told to bend they start crawling, रेंगने लगते। किस लिए? व्यक्तिगत स्वार्थ में। तो घटिया किस्म का, अब उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी बुराई है ब्यूरोक्रेसी की, कुछ ही अपवादों को छोड़ करके। एक तो जो है बौद्धिक बेईमानी, सुविधा भोग और घटिया किस्म का जो है वो व्यक्तिगत स्वार्थ। इसके चलते ये जो ब्यूरोक्रेसी हमारे देश के लिए जो कि बहुत बड़ी संपदा एसेट बन सकता था, बन भी सकता है, आज हमारे देश के लिए बहुत बड़ा बोझ बना हुआ है, लायबिलिटी बना हुआ है। तो और ये बौद्धिक वर्ग का दूसरा तबका है आपका मीडिया में जो जितने एंकर हैं और जितने पत्रकार हैं वो बहुत बड़े बौद्धिक बेईमानी के शिकार हैं। हमेशा सुविधा भोग में जो है, यानी वो राजनीतिक दलों से या सत्ताधारी दलों से हमेशा जो है कुछ न कुछ वो फेवर के चक्कर में जो खबर उनको दिखाना चाहिए उन खबरों को तोड़ मरोड़ के वो पेश करते हैं। और सभी इसमें मतलब कुछ अपवादों को छोड़कर काफी इसमें लिप्त हैं। और उनमें भी अब देखते होंगे कि इस तरह का झगड़ा होता है कि ये गोदी मीडिया है, कि मोदी मीडिया है। और मीडिया के विषय में तो मैंने बताया कि जो मीडिया है वह जीएनपीसी या जीएनपीसी के जितने सिपा सालार हैं उन्हीं के द्वारा स्थापित है। ये और इस सत्य को ढकने के लिए ये सब शुरू कर दिए हैं गोदी मीडिया मोदी मीडिया। ऐसा नहीं है, ये सब के सब द्वारा जो इस देश की सबसे बड़ी दुश्मन और गद्दार पार्टी है जीएनपीसी और ये कम्युनिस्ट वाले, उन्हीं के द्वारा या उनके जितने सिपा सालार हैं उन्हीं के द्वारा स्थापित है। मसलन एनडीटीवी जो है एक घोर कांग्रेसी चमचा था, वो यानी प्रणय राय और उसकी पत्नी थी राधिका राय। हालांकि अब उसका शेयर ओवर सब पता नहीं, लोग कहते हैं कि अडानी ने खरीद लिया। और कहाँ तक वो अपने जो है वो मीडिया के धर्म का वो पालन कर रहा है, ये बिल्कुल वो संदेह के घेरे में है। और उसका एक पत्रकार था रवीश कुमार, वो घोर गद्दार इस देश का गद्दार, इसलिए इस देश की जो सबसे बड़ी गद्दार पार्टी है जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंद्रयान चौकड़ी और कम्युनिस्ट, उसी का वातावरण जो है बनाने के लिए तमाम इस तरह का वो तर्क देता है और इस तरह का वो दम भरता है, बहुत ही खतरनाक। तो भारतीय जनता दल ने कई बार नाम लिया भी है, रवीश कुमार भी है, अभिषेक शर्मा भी है, आशुतोष है, ये सब बिल्कुल यानी शुद्ध रूप में देशद्रोही किस्म के हैं, भारतद्रोही ये पत्रकार हैं सब। तो बौद्धिक वर्ग का एक तबका वो भी है, न्यायपालिका में भी है, जुडिशियरी और शिक्षण संस्थाओं में भी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। अब देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है बताइए। वो मोदी जी पर जो फिल्म बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बन रही है उसको दिखाने का काम उनसे पूछा जाना चाहिए। उन समस्या जो दिखाते हैं, हमारा जो देश बटा, पाकिस्तान जो बना, पाकिस्तान बन करके भारत को तबाह करने का जो साजिश जो है मैंने पाकिस्तान बना करके किया गया, और पाकिस्तान बनने में देश बंटवारे में 25 से 30 लाख लोगों की जो जाने गई,
इसके पीछे सिर्फ जीएनपीसी का वो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू है। इसके विषय में डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाते हो, दिखाते लोगों को? गिगी बंद है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जामिया मिलिया की, नदवा की। लेकिन इसके ऊपर भी बात है, इस तरह की गतिविधियां, इस तरह के तत्व जो है ये मोदी जी के शासन के द्वारा पाले जा रहे हैं, जो कि अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं। भारत विभाजन हमारे देश की इतिहास, भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी है। उस पर उसको ढक करके गुजरात दंगा और जो जीएनपीसी ने जो दंगे करवाए 1000, उस पर भी जो है वो चुप्पी। और गुजरात दंगा यानी किस किस का परिणाम रहा, गोधरा कांड का, उस पर भी चुप्पी। और दूसरे जो है ये मोदी जो सरकार है ये खुद ही जो है भारत विरोधी एक सरकार है। ये तमाम जो विदेशी मीडिया, बीबीसी, फलाने ठिकाने भारत में जो टहलते रहते हैं, इनको बैन कर देना चाहिए मोदी महोदय और बीजेपी वालों। जो जिसका टाइम्स जो है, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल और जो इंग्लैंड से जो निकलता है गार्जियन, उसका बीबीसी, सबको भारत में बैन कर देना चाहिए। और यही नहीं, जितना भी ये देश विरोधी जो मीडिया है उसको भी बल्कि शुरुआत करें द वायर, कारवां, द क्विंट, द प्रिंट, उसको भी बिल्कुल नस्ते में नाबूद। और उसी में सब ये देश विरोधी जो है वो पत्रकार बैठे हुए हैं। स्वरा भास्कर बैठी हुई है, सागरिका घोष वगैरह है, आरफा खानम है, राणा आयूब है, सब के सब है भारत विरोधी। तो ये झूठे राष्ट्रवादी हैं बीजेपी वाले और मोदी महोदय। प्रश्न यह है, और सरेआम जो है ये जो लुटियन जो पत्रकार हैं सब, मुकेश कुमार, आशुतोष, अमरीश कुमार और आलोक जोशी और वानखेड़े, राहुल श्रीवास्तव और एनके सिंह, शीतल पी सिंह और राम पुनियानी, पता नहीं कौन के, और तमाम है उसमें, राहुल कंवल, प्रभु चावला, बरखा दत्त, मानक गुप्त, शेखर गुप्त और संदीप चौधरी और ये उर्मिलेश, ओम थानवी, ये सब जो लुटियन जो गैंग है घोर भारत विरोधी है। और बराबर वो कहता है कि भाई हम भारत विरोधी नहीं हैं, हम मोदी विरोधी हैं, इसलिए सब हमको भारत विरोधी करते हैं। अब बीजेपी वाले भी इनको बचाते हैं, कहते हैं कि भाई ये मोदी, ये सब मोदी विरोधी हैं। तो बीजेपी किस तरह से साजिश करके देश विरोधी ताकतों को मने रक्षा कर रही है, ये सबसे बड़ा दुख है। और भारतीय जनता दल तो बराबर कर रहा है कि जब तक ये रहेंगे वातावरण में, सत्ता में रहने, तब तक ये देश को कष्ट देते रहेंगे और दुख देते रहेंगे और देश को चुभोते रहेंगे। तो कम से कम जो है हमारे शहीद आजम भगत सिंह का आदेश मानिए कि ये सब के सब काले अंग्रेज हैं, इनका निपटारा करके एक स्वस्थ वातावरण लाने की आवश्यकता है। भारतीय जनता दल जो बीजेपी के जितने सिपहसालार हैं, जितने भी प्रवक्ता हैं, जितने भी हैं, उनके वक्तव्यों से इनको पहचानिए। भारतीय जनता दल क्या कहता है, देखिए जितनी समस्या, ये थोड़ा सा मैं कई बार बोल भी चुका हूँ और बता भी चुका हूँ इसी यूट्यूब को, कि जो हमारी भारतीय अवाम है, हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, उनको सेवा और उनको
भारतीय नागरिक की इज्जत या प्रतिष्ठा बख्शते हुए उनको सेवा, और सेवा जो है वो भी यानी निष्पक्षता के साथ और बारी और बराबरी के वसूल पर देने का बिल्कुल पक्षधर है हमारा ये भारतीय वामता के दल। जब भी हमारी आदरणीय भारतीय आवाम की इस प्रकार से उसका आशीर्वाद मिलेगा तो इस तरह की जितनी भी शिकायतें हैं जो रोजमर्रा की पुलिस जो पक्षपात करती है, सुनती नहीं है, दफ्तरों में कोई सुनता नहीं, वो जो है भ्रष्टाचार का शिकार बनाते हैं। जितनी भी स्कीम होती है, स्कीम का कोई लाभ नहीं, जो उसके डिजर्व पात्र लोग हैं उनको नहीं मिलता है, जो उसका लाभ जो है कुपात्र लोग जो है उठा लेते हैं। और कोई लाभ में वो जैसा कि वो राजीव गांधी बोला था कि कोई स्कीम के लिए जो कोई साधन या पैसा भेजते हैं तो 90% ये सिस्टम खा जाता है। हालांकि मोदी जी ने बोला कि हम जो है डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उनकी स्कीम है या उसको डिजिटलाइज करके पेमेंट की बात करते हैं, लेकिन उससे भी भ्रष्टाचार गया नहीं है। तो अभी भी उसका लाभ जो है मतलब जो सिर्फ 10% ही मिलता था, आजकल हो सकता है कि उसको 30% मिलता हो। अभी भी सिस्टम जो है 70-80% तो खाता है। और किसानों की समस्या है, गन्ने का पेमेंट है और जो है उसके उपज का उचित मूल्य है, और शासन प्रशासन की उसकी सहायता, और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। इस सब से बिल्कुल आजादी मुक्ति मिल सकती है। भारतीय जनता दल बराबर इस बात को दावा तो नहीं, बिल्कुल आश्वासन देता है कि भारतीय जनता दल में हमारे वही परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हमारे आदरणीय सम्राट औरंगजेब की जो शासन प्रशासन, सख्ती, अनुशासन, नियम पालन, कानून पालन का जो वसूल है सिद्धांत या उनकी जो शैली है उसी पर आधार पर इस तरह की सारी समस्याओं का बिल्कुल निदान। और हमारे जो सामाजिक वातावरण की जरूरत है, तो जिस प्रकार का ये सुधांशु त्रिवेदी हमेशा पुरानी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, ये है वेद पुराण, इस सब के स्थान पर सिर्फ वातावरण होने की जरूरत है। हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, बाबा साहब अंबेडकर और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलू, इनके वातावरण होने की आवश्यकता है, जिन्होंने इस मुल्क की आजादी की खातिर अपने प्राण सहित सर्वस्व भारत माता की बल वेदी पर न्यौछावर कर दिया। और ये भी इसके साथ यथार्थ है कि इन्हीं की कुर्बानी सादत की बदौलत इस मुल्क को आपको आजादी नसीब हुई। इन कांग्रेसी चमचों जो कि अंग्रेज सरकार के चमचे थे, उसके लिए दलाल थे और उसके लिए मुखबिरी करते थे, उनकी बदौलत नहीं। और इन सबों की साजिश तो देखिए, जो वास्तविक हमारे योद्धा थे आजादी के, उनको इन जो है अंग्रेजी सरकार के मुखबिर दलाल जो है, और उन्होंने अपने चाटुकार इतिहासकारों के द्वारा, चाटुकार बौद्धिक वर्ग के द्वारा, चाटुकार मीडिया के द्वारा जो है इन वास्तविक जो है जो योद्धा ही नहीं बल्कि वो हमारे शहीद भी हो गए, उनको हमेशा पृष्ठभूमि में रखवाया और उनको बदनाम भी करवाया और अलग अलग आरोप भी लगवाया। भगत सिंह को जो आतंकवादी वो बना दिया, और बाकी जो है जो हमारे क्रांतिकारी और देशभक्त और अमर शहीद थे उनको जो है क्रांतिकारी आतंकवादी लिखवाया।
तो कहने का मतलब ये है, तो जहां एक और इस जीएनपीसी ने इनको पृष्ठभूमि में रखवाया, जब से सत्ता में बीजेपी वाले हैं जो कि इसी जीएनपीसी के जोड़ीदार हैं। और जोड़ीदार इसलिए कहा जाता है कि इसमें 50% कांग्रेसी घुसे हुए हैं इसे बीजेपी में। तो ये बीजेपी तो पूरा कांग्रेसमय हो गई है लगभग। हालांकि इसको सब बोलते हैं कि बीजेपी जो है वो वॉशिंग मशीन है, जो भी काला उसमें जाता है वो सफेद धुल करके सफेद हो जाता है। तो भारतीय जनता दल कह रहा है कि सफेद क्या, ये भी कम काले थोड़ी हैं। जो हमेशा इस देश को जरूरत है भारतीय एकता की, ये कहते हैं हिंदू एकता। आज जो है जो जातियों की बात तो तोड़ने की बात आती है, तो भयभीत है कि हमारा जो 80% वोट है हिंदू एकता के आधार पर, वो न टूट जाए। और इसलिए अब हम, हालांकि इन बातों को हम कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो है वो कहते हैं कि बीजेपी वाले मोदी जी जो है वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में वो पसमानदा जाति के, फलाने जाति के, यानी उनको लुभा रहे हैं। सबका नहीं होता कि लाख दुखों की एक दवा, वो जितने दुख हैं उसकी एक ही दवा है भारतीयता। इसको समझिए ना। ये और सब कुछ जो पूरा जो वातावरण जो दुख है, इस पर झूठ मूठ का ये झगड़ा होता है, चर्चा होती है, उसका इलाज है भारतीयता। और जब हमारे देश का संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, तो हमारे जितने भी पहचान थी जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर या इस आधार पर, सब समाप्त हो गई। हमारी एक ही पहचान है कि हम भारतीय हैं। इस वास्तविकता को पहचानिए और अपने स्वयं जो है इस देश में जो आपका क्या वास्तविक वजूद है या पहचान है, उस पर आइए ना। इस तरह की सारी समस्या अपने आप जो है वो जो है वो हल हो जाएंगी, छूमंतर हो जाएंगी, बशर्ते आप अपने को भारतीय मानिए और भारतीय की तरह व्यवहार करिए। यही बात जो है, यही बात भारतीय जनता दल बार बार वो सिखा रहा है। इसलिए कि समस्या का निदान और समस्या कहां से पल रही है वो हमारी आवाम से ही। ये हिमांशु त्रिवेदी जो बोलता है, अपने आप नहीं बोलता, वो जानता है कि अभी भी लोग जो है यानी पंथ की बातों पर लोग सेंसिटिव हैं, संजीद हैं, बड़े बड़े चाव से सुनते हैं। या और जिस वक्त सुधांशु त्रिवेदी जैसे कम्युनिस्टों के या कांग्रेसियों को पता लग जाएगा कि ये पंथ की बातों पर, या देखिए आजकल पूरा जो है माहौल में ये राहुल गांधी नकली हिंदुत्व है, बीजेपी असली हिंदू है। पता है इसकी आवश्यकता है इस देश में, जिस देश में आवश्यकता जो है भारतीयता की है, ये सब छाती तान करके बेहई से हिंदुत्व, वो नकली हिंदू है तो असली हिंदू हैं। तो इस कदर इन संबंधी वातावरण को जहरीला बनाया हुआ है। तो ये देखिए, ये जो बीजेपी के जो सुबह सालार और प्रवक्ताओं के वक्तव्यों का विश्लेषण जो भारतीय जनता दल प्रस्तुत करता है, उसे नमूना है कि किस तरह का एक जहरीला वातावरण, एक जहरीला नैरेटिव जो सेट करते हैं या जो इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, वो हमारे देश के लिए कितना घातक है। तो अभी मैंने बताया कि हमारे जो अमर शहीदों का अभी जो नाम गिनाया है मैंने, उसके वातावरण होने की आवश्यकता है। और उसके पहले हमारे चाणक्य जी थे, उन्होंने भी मैंने ये अखंड भारत की कल्पना की थी। उसके बाद जो है वो राजा भोज थे, वो प्रतिहार वंश के थे, साथ प्रतिहार डायनेस्टी के थे, जो कि जनता का दुख दर्द जानने के लिए भेष बदल करके जाते थे देखने के लिए। और भारत की या इंडिया की कल्पना, इंडिया जो भारत की कल्पना ये शुरू किए थे हमारे राजा राम मोहन राय,
और इसके बाद समाज सुधारक थे हमारे राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन और ईश्वरचंद विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु, इनका वातावरण आना चाहिए। और इसके बाद हमारे स्वामी विवेकानंद हमारे, और ये और बाबा साहब का, और हमारे इन अमर शहीदों का। और इसके पहले जो है साझी सोच वाले जो संत रहे हैं, कबीरदास जो सिखा गए हैं कि भाई, अब देखिए ये हिमांशु त्रिवेदी कभी भी कबीरदास की बात नहीं करता है, कभी भी नहीं करता। समाज के लिए जो उन्होंने जो अनमोल रत्न दिया, अनमोल वाणी दिया है, और सभी को तो नहीं, यानी दो चार कोई उसको आत्मसात कर ले, पूरे भारत का कल्याण हो जाएगा। उन्होंने क्या कहा? सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय। कम से कम इतना ही लोग अब अपना ने, तो ये जो है जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो झूठ और दुष्प्रचार और अफवाह पर ही आधारित हैं। पूरा उनका किला जो है वो ढह जाएगा, जीएनपीसी का ढह जाएगा, कांग्रेसों का ढह जाएगा, बीजेपी का ढह जाएगा, सारी पार्टियों का। झूठ, अफवाह और दुष्प्रचार। कब? हम जब वो कबीरदास की बात मान लें कि सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय। मतलब कि सत्य बोलने के बराबर कोई तपस्या नहीं है, और झूठ बोलने के बराबर कोई पाप नहीं है। और जो सत्य का आचरण करता है उसी के हृदय में ईश्वर निवास करते हैं। इस सच्चाई को यदि हम आत्मसात कर लें तो बहुत इन बुराइयों का वो और ये जान लीजिए कि ये राजनीतिक दल हमारी आपकी मानसिकता पर ही खेती कर रहे हैं। इसलिए सुधार की आवश्यकता है हमारी आपकी मानसिकता को बदलने की। हम देश के विषय में सोचें, समाज के विषय में सोचें, व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ के सोचें, और पंथ को व्यक्तिगत रूप में मान करके, जो चाहे हिंदू सनातन है ये हमारी व्यक्तिगत आस्था है बस, लेकिन हमको जो व्यवहार करना है वो भारतीयता के आधार पर व्यवहार करना है। हिंदू सनातन हमारा व्यक्तिगत विश्वास है, इस्लाम भी हमारा व्यक्तिगत विश्वास है, उसको व्यक्तिगत रूप से निभाइए। और वैसे भी ये सब पंथ हैं, मैंने बताया था ना कि हिंदू सनातन हुआ, चाहे आपका इस्लाम हुआ, चाहे ईसाई हुआ, चाहे सिख हुआ, ये धर्म नहीं है। ये रिलीजन हो सकते हैं, मजहब हो सकते हैं, और या सेक्ट हो सकते हैं, या सबसे सर्वोत्तोचित जो शब्द है, अल्फाज है, इनके लिए पंथ हो सकते हैं। पंथ या सेक्ट, धर्म नहीं है। धर्म माने तो होता है फर्ज होता है। आदमी लोग बोलते हैं ना कि राज धर्म निभाइए। वाजपेयी महोदय ने जो है, इनके जो मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो बोले थे कि आप राज धर्म निभाइए। धर्म माने वही फर्ज। और इसके लिए धर्म को बताने के लिए भारतीय अकागत दल ने कई बार बताया कि जो रामानंद सागर वाली जो है रामायण में जरा देखिए उसको, तो उसमें बराबर यानी धर्म क्या है बताया गया है कि राज धर्म क्या है, मतलब राजा का क्या धर्म है, प्रजा का क्या धर्म है, और पति का क्या धर्म है, पत्नी का क्या धर्म है, पिता का क्या धर्म है, पुत्र का क्या धर्म है, भाई का क्या धर्म है। सबके धर्म है। धर्म मतलब हमारा फर्ज क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है, इसका बोध कराते। यह सबका एक समुच्चय है। और इस धर्म का किसी भी पंथ से कुछ भी लेना देना नहीं। और तो ये धर्म जो है सिर्फ एक ही धर्म है, मतलब जो हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य जो है, मतलब या राष्ट्र धर्म भी कह सकते हैं, वो एक ही है कि राष्ट्र के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, इसकी जागरूकता जो है वो करनी पड़ेगी। कुछ लोग बोलते हैं कि संविधान में वो डाल दिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज। अरे संविधान में डालने से क्या होता है?
बिल्कुल मैंने एक भारतीय नागरिक के रूप में हमारा राष्ट्र धर्म क्या है, सिर्फ इसकी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन ये बिखरने करता कहते हैं हमेशा पंथ हिंदू सनातन, हिंदू इस्लाम, हिंदू सनातन चला रहे हैं। इनको भारतीय परिवेश से बिल्कुल बाहर करना होगा। कौन करेगा? आप करेंगे। भारतीयता के महत्व को पहचानते हुए, अपने को भारतीय मानते हुए और भारतीय एकता को आगे बढ़ाते हुए। तो हिमांशु त्रिवेदी महोदय कभी भी ये कबीरदास की बात नहीं करेंगे, कभी भी नानक की बात नहीं करेंगे, कभी रामकृष्ण परमहंस की बात नहीं करेंगे, कभी संत रविदास की बात नहीं करेंगे, रहीमदास की बात नहीं करेंगे। और तुलसीदास ने भी धर्म के विषय में बताया है और बताया है कि परहित सरिस धर्म कोई नहीं, दूसरों की भलाई से बढ़ करके कोई धर्म नहीं है। और परपीड़न नहीं सम अधमाई, दूसरों को कष्ट पहुंचाने से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। तो ये सब, और यही चीज हमारे सूफी संतों ने भी सीखा है। तो चाहे हमारे नानक जी हों, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे सूफी संत हो, वेदांत, यानी कि ये धर्म निभाने में कोई पंथ की कोई भूमिका है ही नहीं। सिर्फ इंसानियत, ह्यूमैनिटी, मानवता। इसीलिए अब जहां तक अपने देश का सवाल है, सिर्फ भारतीयता। तो इस वजूद को पहचाने कि हम जो है, मतलब कि हम जो है सिर्फ भारतीय हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। इस भाव को लाना ही पड़ेगा। अब नहीं लाएंगे और समझ गए कि हमारे देश के लोग अब अपने को अभी भारतीय मानने में बहुत पीछे हैं। तब तक ये साजिश करते रहेंगे, आपको सिखाते रहेंगे कि आप हिंदू हैं, हिंदू सनातन फलाने ठिकाने, उसकी गुट्टी वो पिलाते रहेंगे। और इस बीच में जो भारत विरोधी जो ताकतें हैं, जीएनपीसी और कम्युनिस्ट वाले, ये अपना जो है देश के साथ गद्दारी भी करते रहेंगे। और जब सत्ता इनको मिल जाएगी तो ये देश को लूटते भी रहेंगे और देश की जमीन दुश्मन के हाथों में सौंपते रहेंगे। जैसे नेहरू ने सौंपा, कितनी जमीन उसने सौंप दिया। और नेहरू के ही पापों को धुलने के लिए ये राहुल गांधी बराबर इस तरह का स्वांग रचता रहता है कि मोदी जी ने चीन को घुसा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सिर्फ अपने बाप के नाना के पापों, गद्दारी के पापों को धुलने के लिए। तो स्थिति बड़ी गंभीर है। यदि राहुल गांधी गद्दारी कर रहा है तो वो ये नकली और छद्म राष्ट्रवादी मोदी जी के शासन के तत्वाधान में कर रहा है, उनके संरक्षण कर रहा है, उनके सपोर्ट्स कर रहा है। तो ये मुख्य विषय है। तो इन विषयों पर जो है के प्रति संजीत होइए और इन भारत विरोधी जो ताकतें हैं या जो काले अंग्रेज हैं, इनको नस्ल में नाबूद करने के लिए ईवीएम मशीन पर भारतीयता के आधार पर एक होकर के कटिबद्ध होइए, सन्नद्ध होइए और प्रतिबद्ध होइए। इनको नस्ल में नाबूद करने के लिए भारत की पावन धरती से। और ये फैसला आपको ईवीएम मशीन पर करना है। तो इन्हें आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।